हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। तो दोस्तों, आज मैं 4-5 दिन के बाद वीडियो दे रही हूँ। कुछ समस्या थी इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाई, तो मेरी कोशिश है अब आपकी वीडियो कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो देखिए, हमने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स पे मैंने आपको एक क्लास दी थी, जिनमें 13 क्वेश्चन थे, वो भी इम्पोर्टेंट। आज हम उनके आगे प्रश्न नंबर 14 से करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग भी कॉपी पेन ले लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नवपाषाण काल स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? एक बार फिर से सुनेंगे प्रश्न। निम्न में कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? आपके ऑप्शन है महदहा, ऑप्शन बी है कोल्डेहवा, ऑप्शन सी है चौपानी मांडो, ऑप्शन सी है चिरांद, ऑप्शन डी है चिरांद। चलिए ऑप्शन करिए। तो दोस्तों, इनमें जिन भाई बहन ने ऑप्शन डी चुना होगा वे राइट हैं। इनमें राइट आंसर डी होगा, चिरांद, ठीक है। तो देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में चिरांद नहीं है, तो है कहाँ फिर? तो ये बिहार में है। तो हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बिहार से है तो बिहार में तो ये पूछ सकता है, इसलिए इन्हें आप ध्यान रखेंगे। और महदहा, कोल्डेहवा और चौपानी मांडो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। चिरांद की बात करो दोस्तों, तो यहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पे हड्डियों के उपकरण मिले हैं, हड्डियों के उपकरण मिले हैं, वो भी हिरण के जो सींगों से निर्मित हैं वे उपकरण यहाँ से मिले हैं, चिरांद से। चलिए प्रश्न 15 देखते हैं। निम्नलिखित में अभिलेख व उनसे संबंधित शासक का जो असत्य जोड़ा है। ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। ऑप्शन बी है ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन सी है भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन डी है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा जोड़ा असत्य है, यहाँ पे वही आपको बताना है। चलिए आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। दोस्तों, आप यूपी का एग्ज़ाम दें या फिर अदर स्टेट का दें, अभिलेख से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आपका ये प्रमुख अभिलेख हो गए, और जो ये आपका जो प्राचीन इतिहास है, यहाँ से नवपाषाण कालीन स्थल हो गए, इन सब से प्रश्न जरूर बनते हैं एग्ज़ाम में, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, ये भी आपका सही है। ऐहोल अभिलेख की बात करूँ तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ये भी सही है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख ये जो है ये स्कंदगुप्त संबंधित है, यही सही है। बचा आपका ऑप्शन डी, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो फिर ये दोस्तों है किससे, ये आप जानिए। तो ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों बहुत पूछा जाता है, तो ये कलिंग नरेश खारवेल शासक से संबंधित है। और यहाँ पे मालवा नरेश यशोवर्मन की बात करूँ तो इनका कौन सा अभिलेख है? इनका है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ठीक है। तो इन अभिलेखों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थल में
किस स्थल में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे मालिक के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था? ऐसा साक्ष्य मिला है, यहाँ पे यही आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है दाइमाबाद, ऑप्शन सी है इनाम गांव, ऑप्शन डी है नौदा टोली, ऑप्शन ई है नेवासा। और साथ साथ आप ये भी हमें बताएंगे कि ये जो इशारे यहाँ पे स्थल दिए हुए हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए वो स्थल है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका बुर्जहोम। बुर्जहोम स्थल में कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों ये बुर्जहोम कहाँ पे है? तो ये कश्मीर में है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, बुर्जहोम कश्मीर में है। और वहीं पे दाइमाबाद की बात करूँ, इनाम गांव, नौदा टोली, नेवासा, ये सारे आपके कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में है। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। देखिए ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है शेखपुरा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ये आपका सबसे बड़ा ज़िला है। और वहीं पे अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे ज़िला की बात करूं तो आपका हो जाएगा शेखपुरा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा ज़िला है। ठीक है, और अगर बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से बड़े ज़िला की बात करूं तो आपका हो जाएगा पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो देखिए बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला पटना होगा। अगर प्रश्न ये बने जनसंख्या की दृष्टि पूछेगा आप लोग लगाएंगे पटना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला पूछेगा तो आप लगाएंगे शेखपुरा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है, चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। शिवनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। देखिए ये जो मैंने यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ ये बिहार के योजनाएं हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखने हैं। देखिए शिवनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है शिक्षा उड़ान से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, सॉरी यहाँ पे कार्यकर्ताओं लिखा है, यहाँ पे कर्ताओं होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है किसी से नहीं। चलिए आप सब अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए शिवनंदिनी कार्यक्रम पूछा गया है। शिवनंदिनी कार्यक्रम आपका ये बिहार की एक योजना है जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। ठीक है, और वहीं पे शिक्षा उड़ान की बात करूँ दोस्तों तो ये कहाँ पे चलाया गया है? तो एक बिहार का एक ज़िला है समस्तीपुर। ठीक है, बिहार के समस्तीपुर ज़िले में शिक्षा उड़ान ये योजना चलाई गई है, तो ये समस्तीपुर ज़िले से संबंधित है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है शांति, और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। चलिए बताइए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं इनसे, ये बहुत बार पूछे हुए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए अमर्त्य सेन को ये एक अर्थशास्त्री थे, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और उसके बाद 1999 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से, धूम्रपान निषेध से, साक्षरता अभियान से, कोविड-19 टीकाकरण से। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जिन भाई बहन ने ऑप्शन ए लगाया होगा वे सही हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार योजना जो है ये शराबबंदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं। ऑप्शन ए है मुरली मनोहर प्रसाद, ऑप्शन बी है अब्दुल बारी, ऑप्शन सी है लंबुवर मुखर्जी, ऑप्शन डी है रामानंद चटर्जी। आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली मनोहर प्रसाद जी बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? फिर से सुनिए एक बार, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो रामानंद मिश्रा ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, राम सुंदर सिंह ने और राम शरण सिन्हा ने। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिन भाई बहन ने ऑप्शन बी चुना होगा वे सही हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सर गणेश सिंह ऑप्शन ए हैं, ऑप्शन बी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सब अपने आंसर करिए। चलिए प्रश्न 24 का आंसर करिए। तो देखिए आधुनिक बिहार के निर्माता आपके हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। प्रश्न 25 देखिए, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ पे है? पटना में, दिल्ली में, भोपाल में, जयपुर में। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पटना। गुल्लक बच्चा बैंक पटना में स्थित है। प्रश्न 26 देखिए, बिहार के किस ज़िले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? यानी बिहार का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे अधिक नहरों से सिंचाई की जाती है? पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है भोजपुर, ऑप्शन डी है रोहतास। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। बिहार का रोहतास ज़िला है जो कि सबसे अधिक नहर से सिंचाई की जाती है। 27 देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ऑप्शन बी है डॉक्टर कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, ऑप्शन डी है बीपी मंडन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ये बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर हैं थे। प्रश्न 28 देखिए, बिहार के किस ज़िले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? एक बार फिर से सुनिए, बिहार के किस ज़िले में बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? पटना जंक्शन, पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर। तो देखिए यहाँ पे आपका जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी चुना होगा वे सही हैं। तो बिहार का गोपालगंज जो ज़िला है वहाँ पे
बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? प्रश्न 29 देखते हैं। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? एक बार फिर सुनेंगे। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गया। बिहार का गया शहर जो है वो वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। प्रश्न 30 देखिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, किन किन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए और सभी के लिए। तो देखिए बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, यानी आपका राइट आंसर है सभी के लिए। इन सभी के लिए बिहार एक महान धार्मिक केंद्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है आयन मंडल, ऑप्शन सी है ताप मंडल, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए यहाँ विमानों की उड़ान के लिए आदर्श परत माने जाते हैं, तो हमारी वायुमंडल की कुछ परतें हैं वो पूछे जाते हैं परीक्षा में बहुत। जैसे आपका हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है समताप मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। इन सब से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें एक है ये विमानों की उड़ान के लिए आदर्श परत। ठीक है, जैसे और आपका संचार उपग्रह किस मंडल में पाया जाता है, और दूरसंचार प्रणाली और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है, ये सब प्रश्न बन चुके हैं एग्जाम में, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने ऑप्शन ए चुना होगा वे राइट होंगे। विमानों की उड़ान के लिए आदर्श परत समताप मंडल माना जाता है। ठीक है, वहीं पे दोस्तों आयन मंडल की बात करूँ तो रेडियो तरंगों के परावर्तन आयन मंडल में पाए जाते हैं। और ताप मंडल की बात करूं तो ताप मंडल में आपका संचार उपग्रह के लिए जिम्मेवार है ये। क्षोभ मंडल की बात करूं तो आपके जो ये मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं, आंधी तूफान वर्षा ओला, ये सब आपके क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप वायुमंडल जो चैप्टर है अच्छे से पढ़िएगा, उससे आपके बहुत से प्रश्न तैयार होंगे। प्रश्न 32 देखिए। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, विनायक दामोदर सावरकर। इन्हें वीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। प्रश्न 33 है। किस जिले में बिहार का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में, वो बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? गया है, बेगूसराय है, पूर्णिया है और गोपालगंज है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। बेगूसराय में सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। विंचुडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? देखो ये नया शब्द है और नया नृत्य है। विंचुडो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से है, गोवा से है, गुजरात से है और वाराणसी से है। इनका राइट आंसर आप सब गेस करिए और आप सब अंत में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देखिए
विंचुड़ो नृत्य का संबंध गुजरात राज्य से है। गुजरात राज्य से है, ठीक है। और दोस्तों, वाराणसी में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, देव दीपावली। ये भी प्रश्न बन चुका है और आप लोग जानते रहिए, वाराणसी में देव दीपावली मनाया जाता है और आज है भी देव दीपावली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा उपनाम दिया गया। यानी बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या उपनाम दिया? भारतीय अशांति के जनक, शांतिप्रिय व्यक्ति, क्रांतिकारी विचारों के जनक और सभी। चलिए यहाँ पे आंसर करिए। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा उपनाम दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय अशांति के जनक। अगला प्रश्न देखिए, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत विभव, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, और प्रश्न कैसे हैं, इन पे आप सब अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीमेंस का मापन विद्युत चालकता के लिए किया जाता है। देखिए, प्रश्न 37 है, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये भी प्रश्न कई बार बना है। तो कुछ प्रमुख दिवस हैं, पूछे जाते हैं, जैसे आपका योग दिवस हो गया, खेल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस, जनसंख्या दिवस, जैव विविधता दिवस, मानवाधिकार दिवस, एड्स दिवस और दोस्तों जनसंख्या दिवस। तो ये सब पूछे जाते हैं, इन्हें आप अच्छे से खूब याद कर लीजिएगा। देखिए, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, खेल दिवस, शौचालय दिवस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शौचालय दिवस। शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करूँ तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस की बात करूँ तो दोस्तों स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। खेल दिवस की बात करूँ तो दोस्तों खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उस दिन हुआ था और तो उसी दिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शौचालय दिवस आपका मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है। तो दोस्तों, और ये जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सब दिवसें जो है, पर्यावरण दिवस 5 जून को, और तो इन सबको आप युवा दिवस देखिए, एक 12 जनवरी को मनाया जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो कुछ ऐसे दिवसें हैं, इन्हें आप ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी मैच करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो चलिए, आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। 1932 ईस्वी का पुना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता था? देखिए, ये पुना पैक्ट जो है ये समझौता है और महात्मा गांधी और किसके किसके बीच हुआ था। यहीं पे एक लोग इन ऑप्शन में से हैं, तो इनको आपको चूज करना है। बताइए कौन है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन सी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे 1932, ये प्रश्न नंबर 38 है। 1932 ईस्वी का पुना पैक्ट जो हुआ था, समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। तो इनके बीच एक समझौता था। तो दोस्तों, प्रश्न कैसे हैं, इन पे आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आज से हम आपको कोशिश रहेगी कि आपको एक वीडियो
पर डे दूँ। तो चलिए, अब आप सब अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और प्रश्न कैसे हैं इन पे, ठीक है। और दोस्तों सपोर्ट करिए। आप लोग जो भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ के हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करें। एक दिन मैं ये जीएस की क्लास दूंगी और इसके बाद जो है फिर अब हिंदी की क्लास, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त। आप सब जी जान से दोस्तों अब खूब रिवीजन करिए, प्रैक्टिस लगाइए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ठीक रहेंगे तभी आप अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। नमस्कार।